दोस्तों आज हम बात करेंगे गणतंत्र और लोकतंत्र की, जिसे हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, यानी हमारा भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो अब यहाँ पर दो शब्द हमारे पास आते हैं, लोकतंत्र और गणतंत्र। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों शब्दों को ही समझने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है कि लोकतंत्र जो है ये जनता का शासन है और गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जहाँ पर जनता जो है वो राज्य के सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति आसीन होता है उसे चुनती है। तो यहाँ पर ये जो सर्वोच्च पद होता है ये वंशानुगत नहीं होता गणतंत्र में, और लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, जापान में डेमोक्रेसी तो है बट रिपब्लिक नहीं है। वहीं अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी तो है लेकिन गणतंत्र यानी रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य का प्रमुख होता है, जो देश का प्रमुख होता है, वो वंशानुगत होता है, इसलिए वहाँ पर राजतंत्र होता है। इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन और जापान लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो यहाँ पर अब हम पहले बात करेंगे लोकतंत्र की। वर्ष 507 ईसा पूर्व एथेंस में एथेनियन नेता क्लिस्टनिज ने राजनीतिक सुधारों की एक प्रणाली शुरू की जिसे उन्होंने डेमोक्राटिया कहा था। तो यहाँ पर लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण यानी लोग, और डेमोस में क्रेसी शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ होता है शासन यानी शक्ति। मतलब जनसाधारण के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहलाता है। इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ जनता के शासन से ही है। अगर यहाँ पर हम इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें तो हमें समझ में आएगा कि लोकतंत्र होता क्या है। तो पहले क्या होता था, राजा का बेटा या फिर उस पर हमला करने वाला दूसरा राजा, जिसकी जीत हो जाएगी उसका शासन। मतलब पूरी तरह से कहें तो प्रजा नवाब इस तरह से शासन चलते थे। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में पुनः जागरण हुआ वैसे वैसे इस पुनः जागरण में लोग अवेयर हुए, और इस अवेयरनेस के साथ साथ ये तय किया गया कि हम पर शासन करने वाला व्यक्ति अपना ही कोई व्यक्ति होना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, इस लोकतंत्र की चर्चाएं बढ़ने लगी। डेमोक्रेसी की सबसे फेमस डेफिनेशन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी, और यही डेफिनेशन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने संविधान की प्रस्तावना में डाली है। और वो डेफिनेशन है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। मतलब जनता द्वारा एक ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा जो जनता के लिए जनता पर शासन करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही है उसका मेन सेंटर है पब्लिक। तो यहाँ पर पब्लिक, नागरिक या फिर जनता तय करेगी कि वो किसे अपने ऊपर शासन करने की शक्ति देती है। तो जब जनता तय करेगी कि वो किसे अपने ऊपर शासन करने देगी, ये होगा लोकतंत्र। यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे। अब हम बात करते हैं गणतंत्र की। गणतंत्र में दो शब्द आते हैं, गण और तंत्र। गण का मतलब है जनता और तंत्र का मतलब है सिस्टम। तो गणतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रमुख चुना जाता है, न कि वंशानुगत होता है। तो अब यहाँ पर हमारे संविधान में दो तरह के मेन पद होते हैं सरकार के। एक तो नाम मात्र का होता है और दूसरा वास्तविक होता है, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति हमारी सरकार का प्रमुख होता है। अब ये जो प्रमुख है ये कोई जन्मजात नहीं है और ना ही परमानेंट है। इनकी भी एक निश्चित अवधि होती है कि वो प्रमुख रहेगा और उनका भी चयन किया जाएगा, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से क्यों ना किया जाए, लेकिन उनका भी निर्वाचन होगा। तो अगर सरकार का सर्वोच्च व्यक्ति है, सरकार का मुखिया है, जो सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, और अगर वो भी निर्वाचित होता है, उसके लिए भी चुनाव होता है, तो उसे हम कहते हैं रिपब्लिक। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इतिहास में लेकर चलती हूँ। आपने सुना और देखा भी होगा जब मराठाओं के बीच में शासन होता था, जैसे आपने बाजीराव मस्तानी या फिर पानीपत देखी होगी।
उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर जो राजा होता था वो केवल नाम मात्र का राजा होता था, लेकिन उस राज्य की प्रजा को देखने के लिए, राज्य के सभी तरह के काम करने के लिए, यहाँ तक कि युद्धों में युद्ध करने के लिए पेशवा हुआ करते थे। पेशवा ही सभी चीजों के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे। यानी अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से तो पेशवा युद्ध लड़ता था। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में महारानी चुनी नहीं जाती, वो जन्मजात होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन वो राजशाही लोकतंत्र है, और हमारा लोकतंत्र गणतांत्रिक लोकतंत्र है, क्योंकि हमने सरकार के प्रमुख को, सरकार में जितने भी लोग हैं वो तो चुने ही हैं, इसके साथ तो उनके हेड, उनके प्रमुख को भी हमने ही निर्वाचित किया है, न कि जन्मजात चुना हुआ है। तो अगर नाम मात्र का प्रतिनिधि भी चुनकर आए तो हम उसे कहेंगे गणतांत्रिक निर्वाचित होकर आए हैं, और वास्तविक तो अगर निर्वाचित होकर आए तो ये लोकतंत्र होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि वास्तविक सरकार का व्यक्ति भी हमारे द्वारा निर्वाचित है, और नाम मात्र का व्यक्ति भी हमारे देश में निर्वाचित होता है एक निश्चित समय के लिए। जब संविधान लागू हुआ था तब भारत पूरी तरह से एक गणतांत्रिक देश बना, क्योंकि इसके पहले ब्रिटिश काल में भारत का वायसराय ब्रिटिश महारानी द्वारा चुनकर भेजा जाता था, और भारत के वायसराय के चुनाव में भारतीय जनता की कोई भूमिका नहीं थी। इसलिए 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश गणतांत्रिक बना, इसका मतलब हमारा नाम मात्र का जो प्रमुख होगा वो भी हमारे द्वारा निर्वाचित होगा, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से क्यों ना हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश गणराज्य है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र इससे अलग होता है। लोकतंत्र वो शासन तंत्र होता है जहां वास्तव में सामान्य जनता या उसके बहुमत की इच्छा से शासन चलता है। आज विश्व के अधिकतर देश गणराज्य हैं, और इसके साथ साथ लोकतांत्रिक भी। भारत खुद एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ पर अब हमारे समझ में आ गया कि गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रमुख राजा नहीं होता, और गणतंत्र में देश की शासन प्रणाली संविधान द्वारा बनाई जाती है, और ये जो संविधान होता है ये सर्वोच्च होता है, जिसमें कानून का शासन होता है। जैसा कि आपको भी पता है कि भारत में 26 नवंबर 1949 में संविधान को अपना लिया गया था। कुछ हिस्से तो इसके उसी दिन लागू हो गए थे, और कुछ बातों को 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। तो ये था हमारा लोकतंत्र और गणतंत्र।